गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड जो कि मानव भूगोल से संबंधित है, उसका टॉपिक है मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि यदि हमारे पृथ्वी तल पर जितने भी तत्व उपस्थित हैं, यदि हम उन सब का अध्ययन करें तो बड़े रूप में जो दो शाखाएं हैं विज्ञान की वो बन सकती है। पहली शाखा होती है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी शाखा होती है आपकी सामाजिक विज्ञान। तो हमारा टॉपिक है जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा तो है ही, क्योंकि इसमें हम मानवीय तत्वों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं और इस कारण से हम मानव भूगोल को एक अंतर्वैज्ञानिक विषय भी मान सकते हैं। और वास्तव में देखो, कोई भी विषय तब तक विषय नहीं बन सकता जब तक वो मानव के लिए उपयोगी ना हो। वो विषय तभी बनेगा जब वो मानव के लिए उपयोगी होगा। ये जो मानव भूगोल है इसमें हम विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों की जो विभिन्नता होती है उनके विषय में जो जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है वो मानव में तो होती है, और उन जिज्ञासाओं की पूर्ति वो अपनी मानव भूगोल के द्वारा ही करता है। इसलिए मानव भूगोल एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है। अब हमें हमारे टॉपिक को समझने से पहले ये समझना होगा कि मानव भूगोल की आखिर कौन कौन सी शाखाएं हैं, ताकि फिर हम उन शाखाओं का विभिन्न समाज विज्ञानों से संबंध स्थापित कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल की। सामाजिक भूगोल ये शाखा आप देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो अपनी जो अनेक आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति के लिए जो भौगोलिक वातावरण है उनसे विभिन्न क्रियाएं करता रहता है। आदिकाल से ही मनुष्य विभिन्न जैसे आदिम, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि विभिन्न प्रकार का जीवन यापन करता रहा है। विभिन्न स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वगैरह करता रहा है और इस आधार पर ही उसने समाज के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का एक संरचनात्मक स्वरूप स्थापित कर लिया है। किसी भी जो क्षेत्र विशेष के मानव समुदाय की यदि हम सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन के संरचनात्मक स्वरूप की यदि हम बात करें तो वो उसके वातावरण से संबंधित ही मिलेगा। और इस प्रकार जो प्रत्येक मानव समुदाय है वो अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके उसी के अनुसार रीति रिवाज, आचार विचार, धर्म, कार्य इत्यादि का अनुसरण करता है और वो मानव समुदाय एक सामाजिक नियमों का पालन करता है। और उन सामाजिक नियमों का जो पालन है वो उस समूह के सभी प्राणियों को भी करना पड़ता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि मानव समाज के बिना अधूरा है। हमारे मानव भूगोल की जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मानव की जो सभी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही हो सकती है। इसके साथ ही जो विभिन्न संसाधन हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे, उनका क्या करेंगे, उनका उपभोग कौन करेगा, कैसे करेगा, इन सभी का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल का मूल तंत्र है। आर्थिक भूगोल में हम इसकी विभिन्न उपशाखाओं की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, परिवहन, संसाधन भूगोल इत्यादि शामिल होते हैं। कृषि भूगोल में हम जैसे विभिन्न कृषि से संबंधित गतिविधियों का, फसलों का, उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होगी, कौन सी आर्थिक दशाएं चाहिए,
इत्यादि का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक भूगोल में हमें विभिन्न खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होंगे, उनसे संबंधित समस्याएं, उनसे संबंधित उनके लाभ, विभिन्न उद्योग से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। वाणिज्यिक भूगोल है, उसमें हम विभिन्न देशों के यातायात के साधन, व्यापारिक केंद्रों के विकास, उनके उन्नति के कारण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। परिवहन भूगोल, इसके अंदर भी हम जो औद्योगिक, कृषि इत्यादि के द्वारा जो हमें सामान, तैयार माल प्राप्त हुआ है, उसका परिवहन किस प्रकार से होगा, दूरी की जो माप की संकल्पना है, परिवहन और स्थानिक संरचना, उनकी स्थानिक प्रक्रियाएं, परिवहन लागत, परिवहन के विकास के लिए क्या आदर्श दशाएं चाहिए, परिवहन का जो जाल है उसका विश्लेषण, जो एलोकेशन मॉडल है उसका अध्ययन, विभिन्न जो पर्यावरणीय समस्याएं हमें सामना करना पड़ता है उनका अध्ययन, ये सभी पर्यावरणीय भूगोल के ही केंद्र बिंदु होते हैं। संसाधन भूगोल की यदि हम बात करें तो इसमें संसाधनों की जो संकल्पना है उसका, संसाधनों के वर्गीकरण, उसकी उपयोगिता, महत्व, जो उसके प्रमुख संसाधन है उनका वितरण, उनका अध्ययन, उपागम, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल एक बहुत ही वृहद शाखा है जिसमें इसकी विभिन्न उपशाखा जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संसाधन इत्यादि का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी मानव भूगोल की शाखा है राजनीतिक भूगोल। सबसे पहले यदि हम राजनीतिक भूगोल की बात करें तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे रैटजल, उन्हीं को राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। वास्तव में हम सब जानते हैं कि मानव और राजनीतिक भूगोल का इतना गहन संबंध है कि दोनों के सम्मिश्रण से एक नई ब्रांच उत्पन्न हो गई है, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स। और आप सबको पता है कि वर्तमान समय में भू राजनीति क्या है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनका सामना हम सब ने किया है। तो हमारा विश्व, और यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऐतिहासिक भूगोल। एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए थे कार्ल सावर, उनको ऐतिहासिक भूगोल का जनक माना जाता है। वास्तव में जो किसी भी देश का इतिहास होता है ना, वही मानव भूगोल का आधार बनता है, क्योंकि किसी भी देश के जो लंबे इतिहास की व्याख्या है वो उसकी भू संरचना, प्राकृतिक विभाग, जलवायु, विस्तार इत्यादि की जो भौगोलिक अवस्थाओं के पूर्ण रूप में ही पूर्ण सत्यता के साथ में की जा सकती है। इस कारण से मानव भूगोल ही इतिहास को बनाता है या फिर नष्ट कर देता है। इस कारण से ऐतिहासिक भूगोल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट यदि हम ब्रांच की बात करें तो वो है सैन्य भूगोल एवं सामरिक भूगोल। ये मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है जिसमें हम मानव प्रजातियों और उनके पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंधों की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उनका अध्ययन हम प्रजाति भूगोल में करेंगे। वहीं पे सैन्य भूगोल में हम जो विभिन्न युद्ध हो रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा हमारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनका हम अध्ययन करते हैं। अब जो भी सैनिक है युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए कैसी जलवायु, कैसी मौसमी दशाएं चाहिए, उनके लिए शस्त्र निर्माण वगैरह है, उनके लिए जो विभिन्न मैप वगैरह बनते हैं उन मैप में प्रतीक किस तरीके से रखे जाए, नदी, जंगल, झरनों, उनको किस तरीके से दिखाया जाए मैप में, ये सब सैन्य भूगोल के विषय क्षेत्र में ही आते हैं। और प्रजाति भूगोल के अंदर क्या आएगा, मानव और उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उनकी क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन हम करेंगे। जो टेलर है उनको, ग्रिफिथ टेलर, उनको प्रजाति भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है आपकी जनसंख्या भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जहां हम पर्यावरण के संबंध में जनसांख्यिकी प्रक्रमों और प्रतिरूपों में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है उनका अध्ययन करते हैं। वहीं पर सांस्कृतिक भूगोल में हम मानव की सांस्कृतिक क्रियाएं, विभिन्न सांस्कृतिक समूह और उनके पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनका अध्ययन हम करते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ और शाखाएं जैसे मात्रात्मक भूगोल, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में हम नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक भूगोल, ये भी भूगोल की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाएं हैं।
आगे हम देखते हैं, एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है प्रोफेसर जीन ब्रून्स का। उन्होंने ये जो मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, इनके लिए सार रूप में एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मानव न केवल जनसंख्या और आर्थिक विज्ञानों में ही है, इसके साथ ही प्रजाति विज्ञान, इतिहास और राजनीति शास्त्र में भी भौगोलिक आत्मा का अधिकाधिक समावेश होता जा रहा है। मतलब मानव भूगोल में वो इन सब को, आर्थिक, जनसंख्या, प्रजाति, इतिहास, राजनीति शास्त्र इत्यादि सभी को सम्मिलित करता है। अब हम बात करते हैं हम सब ने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं देख ली। अब हम बात करते हैं जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं या मानव भूगोल है, उसका विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंध है। सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान किस तरीके से संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें पता है हम राज्य, उससे संबंधित हमारे जो राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, राजनीतिक कार्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वहीं पर जो मानव भूगोलवेत्ता होते हैं वो विभिन्न भौगोलिक प्रदेश, विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। साथ में जो मानव भूगोल के अंदर भी जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता है वो अपने जो विषय क्षेत्र है उसमें राज्य को भी शामिल करते हैं। उनके लिए जो राज्य का निर्माण है वो मानव की क्रियाओं के द्वारा एक राजनीतिक इकाई के रूप में हो जाता है। और इस तरीके से ये दोनों शाखा, जो मानव भूगोल की उपशाखा है राजनीतिक भूगोल, वो विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होती है। मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान की बात करें तो जो देश की सीमाएं हैं, क्षेत्रफल, संसाधन और वहाँ की जो जनशक्ति है, उनकी सुरक्षा है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान दोनों में ही करते हैं। विभिन्न जो प्रदेश है उनकी जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, शत्रु और मित्र देश की जनसंख्या, वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता, इन सब का ज्ञान सैनिकों को दिया जाता है। इस तरीके से ये दोनों विज्ञान आपस में काफ़ी गहरा संबंध रखते हैं। बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान होता है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार सीमित संसाधनों द्वारा, जिनका एक से अधिक बार या अनेक बार उपयोग किया जा सकता है, उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। साथ ही में ये जो आपकी शाखा है मानव भूगोल भी मानती है कि मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे कृषि, पशुचारण, विनिर्माण, उद्योग, ये सब एक निश्चित रूप से भौतिक वातावरण से संबंधित होते ही है। इस तरीके से दोनों के विचार आपस में मिलते हैं और दोनों की विषय वस्तु में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ेंगे मानव भूगोल और सांख्यिकी। आप लोगों के प्रैक्टिकल में आप सब मीन, मोड, मीडियन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और ये सब आपके जो स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है उसका भी विषय वस्तु होता है। हम लोग मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों की जैसे जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, इन सब का, उनकी जनांकीकी का हमें पूरा अध्ययन करना होता है। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं, इनका मापन, आंकलन करते हैं, तो उसमें हमें सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का हमें यूज़ करना होता है। बात करें मानव भूगोल और मानव विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी की, तो इन दोनों में भी काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि मानव विज्ञान में हम मानव प्रजाति और उसकी संस्कृति, उसके उत्थान, पतन इत्यादि का अध्ययन करते हैं और इनके आधार पर ही हम मानव समुदायों का वर्गीकरण करते हैं। इस आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भौतिक मानव विज्ञान और दूसरा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो इस तरीके से मानव की जो सभ्यता, संस्कृति है, इसका अध्ययन हम मानव भूगोल में भी करते हैं और मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में भी करते हैं। इतिहास की बात करें तो आपका एक टॉपिक आता है थॉट, भौगोलिक विचारधाराएं। उसमें हम मानव भूगोल के इतिहास के बारे में, विभिन्न जो यहाँ पे विद्वान हुए हैं पुराने समय के अंदर, प्राचीन काल में, अरब काल में, वर्तमान आधुनिक युग में, पुनर्जागरण काल में, किस तरीके से जो भूगोल का विकास हुआ है
उसका अध्ययन करते हैं, और इतिहास विषय भी क्या करता है, जो पुराने समय में जो घटित घटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है। इस तरीके से ये दोनों सब्जेक्ट आपस में अविभाज्य है। मानव भूगोल और समाजशास्त्र की बात करें हम, तो समाजशास्त्र में हम मनुष्य की जो सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। वहीं मानव भूगोल की जो ब्रांच होती है सामाजिक भूगोल, वो भी इसी प्रकार से संबंधित होती है। लास्ट है मानव भूगोल और प्रादेशिक नियोजन। हम किसी भी क्षेत्र का नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उस जगह की हमें जो भौतिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उनका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। और मानव भूगोल में भी एक ब्रांच होती है आपका प्रादेशिक भूगोल। तो जब हम किसी प्रदेश विशेष के भूगोल का अध्ययन करेंगे तभी हम उस जगह का प्रादेशिक नियोजन कर पाएंगे। धन्यवाद।